1। ये हम घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और ये अभी लेटेस्ट एडिशन ही है, 2025 की एडिशन को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 12 चैप्टर को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 13 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। बाकी के 12 चैप्टर हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस था, उसके बारे में जान लेते हैं। मेनली जो दो ग्रुप में ये कांग्रेस के पर्सन्स डिवाइडेड थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वो मेनली डिवाइडेड थे अपने आइडियोलॉजी और मेथड्स के बेसिस पे। दो फैक्शन में डिवाइडेड थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। आइडियोलॉजी और जो मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे, लॉयल थे ब्रिटिश क्राउन के लिए, और वो ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहते थे, मींस धीरे धीरे रिफॉर्म चाहते थे, ऑल ऑफ सडन रिफॉर्म या रैपिड रिफॉर्म नहीं चाहते थे। फेथ करते थे ब्रिटिश जस्टिस में। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि पहली बात तो वो स्वराज लेना चाहते थे और बोलते थे स्वराज इज बर्थ राइट, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। उनका कोई ब्रिटिश जस्टिस पे कोई भी विश्वास नहीं था। नेशनल सेल्फ रिलायंस पे वो बिलीव करते थे और मास पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते थे। मैथड जो था, 3P स्ट्रेटेजी था मॉडरेट्स का, जैसे कि प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, ये मेथड्स अपनाते थे मॉडरेट्स। वहीं पे जो मेथड अपनाते थे एक्सट्रीमिस्ट, उनका मेथड था बॉयकॉट का मेथड था, स्वदेशी मूवमेंट का मेथड था, नेशनल एजुकेशन को वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू वो अपने गोल को अचीव करना चाहते थे। डिमांड्स जो था वो क्या था मॉडरेट्स का, वो ये था कि इंडियन की रिप्रेजेंटेशन चाहते थे काउंसिल में, रिडक्शन चाहते थे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, जो भी मिलिट्री में खर्चा होता था उसको कम करना चाहते थे, सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म चाहते थे, इकोनॉमिक क्रिटिक थे, ड्रेन थ्योरी, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन थ्योरी, ये सब चीज़ें जो थी मॉडरेट्स की थी। वहीं पे ऑब्जेक्टिव क्या था एक्सट्रीमिस्ट का, वो इमीडिएट स्वराज चाहते थे, सेल्फ रूल चाहते थे और इंडिपेंडेंस चाहते थे। लीडर्स जो हैं इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स फैक्शन के, वो ये हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ये मॉडरेट ग्रुप से बिलोंग करते थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे मेनली, वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष। ये लोग बिलोंग करते थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आने से पहले इनमें से कौन सा इवेंट है जिसने इन्फ्लुएंस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को? तो इटालियन एबिसियन वॉर ने भी किया था। ये वॉर जो है एबिसियन मेनली वेस्ट में इथोपिया को बोलते थे, और ये 1898 में ये वॉर हुआ था। तो इस वॉर ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था क्योंकि इथोपिया जो है इटली से जीत गई थी। वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट है, बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, इस वॉर ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। थर्ड जो स्टेटमेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, इसने भी इन्फ्लुएंस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। फोर्थ जो है, विक्ट्री ऑफ जापान इन रसो जापानीज वॉर, ये वॉर जो था उसने तो काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो चारों ही जो वॉर हैं उसने इन्फ्लुएंस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो चारों इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो इटालियन एबेसियन वॉर था, उसमें इटालियन कॉलोनियल पावर को हरा दिया था इथियोपिया ने। बॉक्सर मूवमेंट जो था वो था अगेंस्ट इंपेरियलिस्ट जो चाइना में थे, उनके अगेंस्ट किया गया था, और ये वॉर जो हुआ था 1899 से लेकर 1901 तक हुआ था। जापान और रशिया की जो वॉर हुई थी उसमें जापान की जीत हुई थी। कैसे एक छोटे से कंट्री ने इतने बड़े यूरोपियन कंट्री को हरा दिया, ये देख के सब कोई आश्चर्यचकित हो गया था। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि कैसे एक छोटी सी कंट्री ने इतने बड़े यूरोपियन कंट्री को हरा दिया। जापान की जो मिलिट्री है उसने खुद को प्रूव किया कि वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है यूरोपियन कंट्री के मिलिट्री से, और इन्होंने हराया था ज़ारिस्ट रशिया को 1905 एडी में। इस वॉर ने एक फॉल्स इल्यूजन, जो गलत इल्यूजन चल रहा था कि वाइट रेस ही सबसे सुपीरियर है और इनविंसिबल है, उसको भी ख़त्म किया। ऐसा पहले लोग मानते थे कि जो वाइट रेस है उनको कोई भी नहीं हरा सकता है, लेकिन इस वॉर ने बता दिया कि एक छोटी सी कंट्री भी अगर डिसिप्लिन्ड हो तो बहुत बड़ी कंट्री को हरा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1905 एडी। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है लिबरल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लिबरल फेज था उसके रिगार्डिंग दिया गया है। लिबरल फेज मेनली मॉडरेट फेज जो है उसी को बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, सपोर्टेड द रिच डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक कल्चर ऑफ मॉडर्न यूरोप, मीन्स जो भी मॉडरेट्स थे वो सपोर्ट करते थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और साइंटिफिक कल्चर जो कि मॉडर्न यूरोप का था उसको सपोर्ट करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म।
तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वो जो भी मॉडरेट्स थे वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते थे, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती थी ब्रिटिशर्स की, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ भी किया था। इसीलिए ड्रेन थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। मॉडरेट का जो फेज़ है वो 1885 से लेके 1905 एडी तक था। और ये जो थे मॉडरेट्स वो सपोर्ट करते थे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और साइंटिफिक कल्चर जो कि मॉडर्न यूरोप में फैला हुआ था। मॉडरेट्स लीडर जो थे वो एडवोकेट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वो बढ़ाना चाहते थे और एक्सपेंशन करना चाहते थे मॉडर्न एजुकेशन का, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इन सारी चीज़ों को चाहते थे कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। मॉडरेट्स ने इंग्लिश एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उनका मानना था कि अगर इंग्लिश एजुकेशन अगर इंडियंस लेंगे तो उनका मॉडर्न आउटलुक क्रिएट होगा और सोशल प्रोग्रेस भी होगा इंडिया में। लेकिन जो यहाँ पे मासेस थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। स्पेशली उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया था। इसी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था जो कि ब्रिटिश हैवी टैक्सेशन लगा रही है और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में दादा भाई नौरोजी ने इस बुक में बताया है। मॉडरेट्स जो थे वो अपनी प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सॉल्व करना चाहते थे। कोई भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज। मेनली प्रोटेस्ट मेथड जो था मॉडरेट्स का क्या था, मॉडरेट्स लीडर का, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मेनली जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका मेथड जो था और अप्रोच जो था वो काफ़ी डिफरेंट था। कांग्रेस जो है वो 2 ग्रुप्स में टूट गई थी 1907 एडी में, जब सूरत में कांग्रेस का सेशन हो रहा था। उसी सेशन में 2 फैक्शन में डिवाइड हो गई थी, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में और वो अपील करते थे ब्रिटिश से। उनको लगता था कि ब्रिटिश उनको जस्टिस देगा और ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा फेयर गेम खेल रहा है इंडिया में। इसलिए वो एनुअल कॉन्फ्रेंस करते थे, स्पीचेस वगैरह देते थे, पास करते थे इलैबोरेट रेज़ोल्यूशंस को और सेंड करते थे डेपुटेशन टू इंग्लैंड। कुछ लोगों को इंडिया से इंग्लैंड भेजते थे कि जाके वहाँ अंग्रेज़ों को बताया जाए कि इंडिया में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम चल रही है। वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ना ही तो ब्रिटिशर्स पे, ना ही वहाँ की पार्लियामेंट पे भरोसा करते थे कि वो कुछ भलाई का काम कर सकते हैं। उनका मानना था कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रहा है या जो डेलीगेशन भेजी जा रही है इंडिया से यूरोप में, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, एफिशिएंसी उनकी ज़ीरो है। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पैसिव रेजिस्टेंस पे बिलीव करते थे, ना ही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वगैरह पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में? तो स्वदेशी मूवमेंट ही इसका रीजन थी। 1907 में स्वदेशी मूवमेंट को लेके ही 2 फ्रैक्शंस में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सूरत में मेनली स्प्लिट हुई थी कांग्रेस 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट्स जो हैं वो बिलीव करते थे पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट में कि अगर कोई भी छोटा-मोटा इशू है तो वो हम सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट बाय डेलिब्रेशन स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट टू फोर्स देयर डिमांड्स। वहीं पे जो मॉडरेट्स हैं वो अपोज करते थे स्वराज का, जैसे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवर लेते थे। उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपोज करते थे मॉडरेट्स। स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलता था या स्वदेशी नेशनल एजुकेशन जो चलता था उसको भी अपोज करते थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बॉयकॉट करते थे फॉरेन गुड्स का, उससे भी जो मॉडरेट्स हैं वो इनके फेवर में नहीं रहते थे। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में और फाइनली इनका जो है स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का सूरत में 1907 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर हेल्ड फ्रॉम। जो ज़्यादातर मॉडरेट लीडर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब लिबरल पॉलिटिक्स चल रही थी या मॉडरेट फेज चल रहा था उस दौरान दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनशा वाचा, वोमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये जो थे मॉडरेट्स लीडर थे और इनका जो रेजिडेंशियल एरिया था मेनली अर्बन एरिया था। इनका डोमिनेशन था, ये बहुत प्रॉस्पेरस क्लास से बिलोंग करते थे, जैसे कि बैरिस्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, कुछ इंजीनियर्स होते थे, कुछ जर्नलिस्ट होते थे और काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते थे। ये जो बिलीव करते थे टाइटल और हाई डेजिग्नेशन पे ये बिलीव करते थे। ये मेनली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहीं से बिलोंग करते थे और इनका कोई भी कनेक्शन नहीं था, जो कॉमन लोग थे उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया। इनमें से कौन है जो कि 1904 के बाद से सेल्फ रूल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गए और वो चाहते थे कि इंडिया को सेल्फ रूल मिलना चाहिए? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा।
1904 एडी में 1904 एडी में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने डिमांड किया था स्वराज को, सेल्फ रूल को, सेल्फ गवर्नमेंट को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। और 1904 के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगे, एम्फेसाइज़ करने लगे सेल्फ रूल के ऊपर। वो हमेशा से चाहते थे कि सेल्फ रूल मिले इंडिया को। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो कि 1906 में वो दे रहे थे, वहाँ पे उन्होंने स्वराज की बात भी बोली थी और स्वराज की डिमांड भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? इनमें से कौन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मॉडरेट थे, ना कि एक्सट्रीमिस्ट थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, जिन्होंने कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था जिसका काम था कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आराम पहुँचाए। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो उन्होंने अर्लीस्ट जो मॉडरेट नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसको लीड भी किया था। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने एडवोकेट किया था मॉडरेट मेथड को और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को, और वो ग्रेजुअल रिफॉर्म करना चाहते थे। उनको पता था कि ऑल ऑफ सडन कोई रिफॉर्म नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का कौन इनमें से आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। हमने अभी देखा है कि ये मॉडरेट सेक्शन से बिलोंग करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो सोशल और पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, और ये जो थे एक सीनियर लीडर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड की थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म से नहीं बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटीशन एंड प्रोटेस्ट? इनमें से कौन है जिसने बोला था कि कांग्रेस जो है केवल पॉलिटिक्स करती है प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट की? तो वो बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो पहला 2 डिकेड था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको मॉडरेट एरा के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मॉडरेट जो लोग थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस। ये सब लोग जो थे मॉडरेट फैक्शन से बिलोंग करते थे। ये जो है ब्रिटिश जस्टिस पे बिलीव करते थे और ब्रिटिश की जेनरसिटी जो है उस पे बिलीव करते थे। वो सोचते थे बहुत ब्रिटिशर्स जो हैं बहुत उदारवादी हैं। उनका जो एम था वो मेनली अग्रेसिव नेशनलिज्म पे बिलीव नहीं करते थे। वो उनको नहीं लगता था कि अग्रेसिव नेशनलिज्म करके कोई भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकता है। लेकिन जो लीडर हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लेके आए इंडियन नेशनल कांग्रेस में। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने एक्यूज़ भी किया कि जो मॉडरेट्स हैं वो बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे और फेवर करते हैं पॉलिसी ऑफ प्रोटेस्ट, प्रेयर प्रेयर एंड पिटीशन। मेनली ये 3P के नाम से जाना जाता है कि केवल वो प्रोटेस्ट ही करते रह जाते हैं, प्रेयर ही करते रह जाते हैं और पिटीशन ही देते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे एंड पिटीशन एंड प्रोटेस्ट? तो ऊपर ही हमने देखा है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ? किसके गाइडेंस के अंदर में जो ये प्रेयर और पिटीशन वाली पॉलिसी थी वो खत्म हो गई? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की जो पॉलिसी थी प्रेयर और पिटीशन की वो फाइनली एंड हो गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक। और वो काफ़ी ज़्यादा बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी थे ब्रिटिश एम्पायर के काफ़ी खिलाफ रहते थे। और वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते थे कि एजिटेशन करना चाहिए, मास एजिटेशन करना चाहिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो थे कांग्रेस में जैसे कि लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये भी फॉलोवर हो गए थे बाल गंगाधर तिलक के। और ये सब लोग मिलके स्ट्रांगली अपोज करते थे मॉडरेट की जो भी पॉलिसीज होती थी कांग्रेस के अंदर, उन सबको मिलके ये लोग अपोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बैगिंग इंस्टीट्यूट? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन बैगिंग इंस्टीट्यूट बोलता था? तो वो बोलते थे बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको बॉम्बे में रखा गया था और कॉलेज जो था वो ये था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और डेट जो थी 28 से 30 दिसंबर थी 1885 एडी में पहला सेशन जो कांग्रेस का था वो यहीं पे रखा गया था। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग थे उन्होंने काफ़ी अपोज भी किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उन्होंने बोला था कि ये एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है। ये मेनली जो स्टेटमेंट बोली थी ये बिपिन चंद्र पाल जी ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिपिन चंद्र पाल? बिपिन चंद्र पाल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला जो है, ही वॉज अ ब्रह्मो समाज लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, कि बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो ब्रह्मो समाज के लीडर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। अ वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वॉज पब्लिश्ड, तो बिपिन चंद्र पाल ने ही न्यू इंडिया मैगजीन को भी पब्लिश किया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट और ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा।
बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो एसोसिएटेड थे ब्रह्मो समाज से और वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। 1901 में उन्होंने पब्लिश की थी एक वीकली मैगजीन जिसका कि नाम था न्यू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेट करने लग गए थे कौन से ईयर के बाद में? तो 1906 के बाद में जो था एक्सट्रीमिस्ट का काफ़ी बोलबाला बढ़ गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 1906 एडी के बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट थे लीडर उनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हो गया था और इनका जो इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 1907 में जब सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था उस टाइम में कांग्रेस डिवाइड भी हो गई थी 2 सेक्शन के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। यही टाइम पीरियड था जब रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी अपना मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा था। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ पे बिलीव करते थे। जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं वो हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। तिलक अनाउंस्ड दैट स्वराज, इनमें से जो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं इन्होंने तो इवन ये भी अनाउंस कर दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस। इनमें से कौन सा कांग्रेस का लीडर है जो कि एक्सट्रीमिस्ट क्लास से बिलोंग करता था? तो वो थे अरबिंदो घोष। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। अरबिंदो घोष जो हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। वो लाल बाल पाल घोष में से एक पिलर उनका था, मतलब घोष जो थे वो यहाँ पे अरबिंदो घोष ही थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया था 1908 एडी में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। मनिकतला जो गार्डन है उसमें अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश पुलिस ने अरबिंदो घोष को, और उनको 1 साल की कैद भी हो गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उनको इन्हें छोड़ना पड़ गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। बाद में जो ये हैं संत बन गए थे और इन्होंने रिवॉल्यूशनरी जो भी एक्टिविटीज़ था उससे किनारा कर लिया था और वो पौंडीचेरी चले गए थे, वहीं पे जाके वो संत बन गए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से कौन है जो एक्सट्रीमिस्ट था? तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। बाकी जो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये लोग बिलोंग करते थे मॉडरेट्स ग्रुप से। 1906 के बाद एक्सट्रीमिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में। कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई थी 2 सेक्शन में 1907 में जब सूरत में सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वही सेम इसका एक्सप्लेनेशन है कि उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो एग्रेसिव नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ पे बिलीव करते थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम दिया हुआ है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज अ मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इनमें से कौन जो है उनको मॉडरेट के नाम से नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से वो बिलोंग करते थे, ना ही कि मॉडरेट से। बाकी जो ये एमजी रनाडे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये लोग मॉडरेट सेक्शन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय जो है उनको जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से। वो जो थे एक एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे और पंजाब से बिलोंग करते थे। उनको ही पंजाब केसरी के नाम से ही जाना जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। ये ट्रियो को काफ़ी फेमस थे लाल बाल पाल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन है जो मॉडरेट क्लास से नहीं बिलोंग करता था? तो इसमें लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बाकी फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जो हैं वो मॉडरेट्स लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज हिज पॉलिटिकल गुरु। लाला लाजपत राय जो हैं किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे? तो वो मजनी जो हैं उनको मानते थे अपना पॉलिटिकल गुरु, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो हैं, वो मजनी को अपना गुरु समझने लगे थे, उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद। बाद में जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने मजनी की जो एक बुक थी द ड्यूटी ऑफ मैन, इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया था। ये जो बुक है द ड्यूटी ऑफ मैन वो मजनी की है, ये याद रखेंगे। और इसे ट्रांसलेट उर्दू में लाला लाजपत राय ने किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। He wrote biographies of Mazini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कौन है जिन्होंने की बायोग्राफी लिखी थी मैज़नी की और गरिबाल्दी की और शिवाजी की और श्री कृष्णा की, और अमेरिका में भी रहे थे कुछ टाइम के लिए और सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्ट हुए थे। तो वो थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे मजनी के प्रति और इवन ये मजनी को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते थे। इंडियन फ्रीडम फाइटर जो लाला लाजपत राय हैं, इनको पॉपुलरली पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका में कुछ टाइम पीरियड के लिए रहे थे जब इनको इंडिया से निकाल दिया गया था 1907 एडी में। तो ये अमेरिका में जाके रहे थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में
वापस इंडिया में आ गए थे। ये पॉलिटिशियन के साथ-साथ काफ़ी अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी बायोग्राफ़ीज़ लिखी हैं, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मज़िनी, गारबाल्दी, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। ये बुक्स के नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज़ द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस? कौन इनमें से बोलता था कि जो ये कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस है, वो एनुअल नेशनल फेस्टिवल है एजुकेटेड इंडियंस का? तो वो बोला था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि इनके स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अपोज़ करते थे कांग्रेस को। लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने बोला था कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को कि ये एक एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस है एजुकेटेड इंडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हू ऑफ द फॉलोइंग वाज़ नॉट अ मॉडरेट? इनमें से कौन जो है मॉडरेट नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट थे। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय जो हैं, ये तीनों लोग जो हैं मॉडरेट थे। जो न्यू नेशनलिस्ट ग्रुप था लाल-बाल पाल का, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे मॉडरेट की पॉलिसी से। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के पॉइनर थे। वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ना ही कि मॉडरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हू अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज़ अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी? स्वदेशी जो था उसका कौन सबसे बड़ा सपोर्टर था? तो अरबिंदो घोष जो हैं वो स्वदेशी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अरबिंदो घोष जो हैं वो मेन लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, जो कि स्टार्ट हुआ था 1905 एडी में, 1905 एडी में, और ये स्टार्ट हुआ था बंगाल से। बंगाल के पार्टीशन के बाद ही मेनली स्टार्ट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। और इस मूवमेंट के जो और लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से लीड कर रहे थे, बिपिन चंद्र पाल जो हैं बंगाल से लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। लोकमान्य तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो बिलीव करते थे सर्विस और सैक्रिफाइस पे, बलिदान वगैरह पे ये बिलीव करते थे। ये जो इन्होंने डेयर किया था, हिम्मत की थी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने की। इन्हीं के एफर्ट की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्रिटिसाइज़ करने लग गई थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। पहले तो जो कांग्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करती थी ब्रिटिश रूल को, लेकिन इनके आने के बाद ही क्रिटिसाइज़ करने लग गई थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। ये वैलेंटाइन चिरोल जो हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बोला था कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं, और इसी चीज़ को इनके ही अगेंस्ट, वैलेंटाइन चिरोल को अगेंस्ट डिफेमेशन केस करने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक है, वो इवन इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन इनकी हार हो गई थी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ऊपर ही हमने देखा वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सेम क्वेश्चन है, वी चिरोल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड? सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाए सॉरी, इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माय इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ संस्कृत स्कॉलर? बाल गंगाधर तिलक जो हैं, जब अरेस्ट हो गए थे और उनको सज़ा हो गई थी, तो किसने उनकी प्लीड की थी मर्सी के लिए, माफ़ी के लिए किसने अर्ज़ी लगाई थी? और किसने बोला था कि मेरा जो इंटरेस्ट है तिलक में इसलिए है क्योंकि वो एक संस्कृत स्कॉलर हैं? तो ये बोला था मार्क्स मुलर ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉन्च सपोर्टर थे स्वदेशी मूवमेंट के, और ये बिलॉन्ग करते थे एक्सट्रीमिस्ट कैंप से और अपोज़ करते थे ब्रिटिश रूल को। उन्होंने ही एक वीकली इंग्लिश मैगज़ीन फाउंड की थी जिसका कि नाम था द महारथा, और एक वीकली मराठी मैगज़ीन भी फाउंड की थी, लिखा था जिसका कि नाम था केसरी। महारथा और केसरी जो है ये दोनों को बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। इनके जो पेपर्स होते थे, जो भी मैगज़ीन्स होती थी, वो काफ़ी एक्सट्रीम नेशनलिस्ट को शो करती थी। तिलक जी जो हैं इसी वजह से क्रिमिनल लॉ के अंडर भी आ गए थे। ये काफ़ी नेशनलिज़्म की बातें करते थे, इस वजह से इन पे कई सारे केसेस भी हो गए थे, और इनके जो कंटेंट को रेडिकल कंटेंट माना जाता था। ये माना जाता था कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा उकसाते हैं। मार्क्स मिलर जो हैं उन्होंने प्लीड की थी तिलक जी की, बोला था कि इनको माफ़ी मिलनी चाहिए क्योंकि एक ये ग्रेट स्कॉलर हैं संस्कृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन? बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको लोकमान्य तिलक कब बोला जाने लगा? तो ये पहला स्टेटमेंट है, ही बिकम अ पॉपुलर टीचर, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन ग्रैंडमदर केस, ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल। तो काफ़ी सारे रीज़न की वजह से इनको ये जो भी टाइटल है वो दिया गया था, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था। तो ऑप्शन ई यहाँ करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को एक्यूज़ बना दिया था रैंड जो ब्लैक कमिश्नर थे पुणे में, उनके मर्डर में, और आयरिस्ट मर्डर में भी इनको एक्यूज़ बना दिया था। तिलक जो थे उनको सज़ा दी गई थी 18 महीने की, और
इस वजह से ये ऑलरेडी नेशनल हीरो बन गए थे जब ये जेल से बाहर आए। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से तिलक जी को लोकमान्य तिलक बोला जाता है। कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस ही नहीं है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज गिवन 6 ईयर जेल पनिशमेंट इन 1908? 1908 में कौन से लीडर को 6 साल की जेल हुई थी? तो वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1908 में तिलक जी को 6 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ था, जेल हुई थी और उनको बर्मा भेज दिया गया था जहाँ की उन्हें मंडला जेल जो है उसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कितने साल की कैद हुई थी? तो ऊपर ही हमने देखा है 6 साल के लिए हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। मेनली जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या ऑब्टेन करना चाहते थे? सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल को ऑब्टेन करना चाहते थे बाय एग्रेसिव मीन्स। और ये जो पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वे था उन सब पे बिलीव नहीं करते थे। इसकी जगह पे वो चाहते थे कि एग्रेसिव जो भी चीज़ें हैं उनको, जैसे पैसिव रेजिस्टेंस वगैरह, उनको अपनाया जाए, ना ही कि प्रेयर पिटीशन वाला मेथड अपनाया जाए, और सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी चाहिए इंडिया को। यही मेनली आइडियोलॉजी थी एक्सट्रीमिस्ट की। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे। वो ब्रिटिशर लॉ को मानते थे और अडॉप्ट करते थे प्रपोजल को, और डेलीगेशंस भेजते थे लंदन में निगोशिएशन के लिए और डिस्कशन के लिए। यहाँ से कुछ लोगों को भेजते थे लंदन में ताकि वो जाके ब्रिटिशर से निगोशिएट कर पाए, डिस्कस कर पाए प्रॉब्लम्स को। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो बिलीव करते थे एग्रेसिव प्रोटेस्ट पे, सेल्फ सेक्रीफाइस पे और डिटर्मिनेशन पे। इंडिपेंडेंस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले फॉरेन कंट्रोल से। वहीं पे जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे सेल्फ गवर्नेंस पे, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसके अंदर ही। मॉडरेट्स जो था वो इंडिपेंडेंस पे बिलीव करते थे कि एज अ सेल्फ गवर्नेंस बस उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन कॉलोनियल रूल खत्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ। जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो एक्सट्रीमिज्म के टुवर्ड्स नहीं, उनका विश्वास था, वो नहीं अट्रैक्ट हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि जो ये मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है वो हिंदू के पार्ट की है, ना ही कि मुस्लिम्स के लिए है, और मेनली इसमें जो है हिंदुओं का रोल है। इस वजह से मुस्लिम्स इसमें अट्रैक्ट नहीं हुए। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मुस्लिम जो हैं जनरली वो अट्रैक्ट नहीं हुए थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी मानते थे कि वो हिंदू पार्ट का है, हिंदू रिलीजन का है। अरबिंदो घोष जो हैं उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि जो इंडिपेंडेंस है वो पर्पस है हम लोगों की लाइफ का, और ये केवल हिंदू रिलीजन का ही इसको फुलफिल कर सकती है, और हिंदू रिलीजन का ही ये ऑब्जेक्टिव है। पर्टिकुलरली वो हिंदू रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा मानते थे और हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। और वो बोलते थे कि नेशनैलिटी जो है वो एक रिलीजन है और ये गिफ्ट है गॉड का। इन्हीं कुछ लीडर्स की वजह से ऐसा माना जाता था कि जो एक्सट्रीमिज़्म है वो हिंदू से अटैच्ड है, ना ही कि किसी और रिलीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन रीज़न का है। असर्शन जो है वो ये है, बाल गंगाधर तिलक वाज़ अ कम्युनलिस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कभी भी कम्युनल चीज़ों को नहीं बढ़ावा देते थे। असर्शन यहाँ गलत हो जाएगा। रीज़न, ही यूज़्ड द रिलीजन एज़ अ पॉलिटिकल वेपन। रिलीजन एज़ अ पॉलिटिकल वेपन उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन वो कम्युनलिज़्म को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और ना ही वो कम्युनलिस्ट थे। तो असर्शन गलत हो जाएगा, रीज़न सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो एक्चुअली स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, और वो सपोर्ट करते थे स्वराज को, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि बर्थ राइट, जो स्वराज है वो हमारा बर्थ राइट है और हमें इसे लेके, मतलब मैं उसे लेके ही रहूँगा। उन्होंने इंडियन लोगों से काफ़ी क्लोज़ कॉन्टैक्ट भी किया। उन्होंने ही गणपति पर्व और शिवाजी महोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में स्टार्ट किया ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के बीच में, मासेस के बीच में बढ़ पाए। वहीं पे जो ये बोला गया है कि उन्होंने रिलीजन को यूज़ किया था एज़ अ पॉलिटिकल वेपन, तो वो सही है। उन्होंने ये जो गणपति पर्व जो है और शिवाजी महोत्सव जो है उसको यूज़ किया था नेशनलिज़्म को बढ़ाने के लिए। लेकिन कम्युनलिज़्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारे रास्ते नहीं अपनाए थे। उनका ये पर्पज़ नहीं था। इसी वजह से असर्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। गणपति फेस्टिवल जो महाराष्ट्र का है उसे किसने स्टार्ट किया था? तो उसे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्ड द ट्रेडिशनल गणपति फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र इनटू अ नेशनल फेस्टिवल एंड गेव इट अ पॉलिटिकल कैरेक्टर? कौन इनमें से है जिसने कि गणपति फेस्टिवल को एक नेशनल फेस्टिवल की तरह बढ़ावा दिया और इसको एक पॉलिटिकल कैरेक्टर दे दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है रिपीटेड, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेशोत्सव इन महाराष्ट्र? गणेशोत्सव जो मनाया जाता है वो किसके द्वारा मना स्टार्ट किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद द महात्मा गांधी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बेयर ऑफ बाल गंगाधर तिलक? इनमें से कौन महात्मा गांधी के साथ मिलके जो अर्थी थी बाल गंगाधर तिलक को, उसको कंधा दिया था? तो वो थे शौकत अली। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे वो महात्मा गांधी के साथ मिलके उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी उनके डेथ के बाद। बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। मौलाना हज़रत मोहानी जो हैं उन्होंने एक इलेजी भी पढ़ा था, ये मतलब एक शोक गीत जैसा होता है, वो पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक की डेथ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम्स लोग हैं जो कि सपोर्ट करते थे बाल गंगाधर तिलक को, और पीछे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि वो एक कम्युनिस्ट थे, कम्युनलिज़्म पे बिलीव करते थे, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं था। यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया करेंगे। अगर आपको मेरा ये जो एफर्ट है वो सही लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।